यस, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टिल्डन इफेक्ट डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट डिस्कस किया था, कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था, ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया था। तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन। बेसिकली कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल का मतलब जो सोल पार्टिकल्स हैं वो आपस में मर्ज होकर और जब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इस प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल पार्टिकल का जो प्रेसिपिटेशन है उसी को ही हम कोगुलेशन कह रहे हैं। तो the process of settling down of colloidal particles, that is conversion of a colloidal into a precipitate, is called coagulation. Way of carrying out coagulation of sol, तो हम किसी भी सॉल का जो कोगुलेशन है वो हम बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी पहला तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट से हम देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। बेसिकली अगर हम इसमें किसी भी कोलाइडल सॉल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दें, किसी भी कोलाइडल सॉल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे और अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करके इलेक्ट्रोफोरेसिस लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हैं तो सारे के सारे कैथोड पे मूव करेंगे और कैथोड पर जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल के पार्टिकल अप्रोच करेंगे तो वहां पर वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि कैथोड इज इलेक्ट्रोड एट विच केटायन और पॉजिटिवली चार्ज आर न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से वो उसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड के अराउंड वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे तो उनमें रिपल्शन खत्म हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके कैथोड के अराउंड कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की ओर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और ये नेगेटिव चार्ज एनोड के चारों तरफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मर्ज होके कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नंबर 1 ये हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम कोगुलेशन कैसे करते हैं। फिर दूसरा है बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। यस, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि किसी भी तरह से हम कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करें, और कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज न्यूट्रलाइज होते ही उनके बीच में रिपल्शन खत्म, तो वो कोगुलेट हो गए। तो हम जब पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, हम इन दो डिफरेंट सोल को मिक्स करेंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा। यानी क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है और आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब दो डिफरेंट कोलाइडल सोल, दो डिफरेंटली चार्ज ऑपोजिट चार्ज कोलाइडल सोल को मिक्स करेंगे तो वो कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके कोगुलेट हो जाएंगे। और बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, कंटिन्यूअस डायलिसिस करते जाएंगे अपन, लंबे समय तक डायलिसिस करते जाएं इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो भी क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम अगर उसके अंदर कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो भी क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वाला जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। ये हार्टी-शुल्जे रूल से इसके लिए हार्टी-शुल्जे रूल भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास, मैं इस हार्टी-शुल्जे लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हार्टी-शुल्जे लॉ क्या है कि जब हम किसी कोलाइडल सॉल के अंदर, जब हम किसी कोलाइडल सॉल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो किस तरह से कोलाइडल सॉल कोगुलेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का इसमें क्या रोल है, आयंस की वैलेंसी का क्या रोल है, ये सारा डिस्कशन हार्टी-शुल्जे रूल में आता है। और ये इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में जनरली क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड में भी आते रहते हैं।
अब जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल का मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, जस्ट एक ये रेड पार्टिकल कोलाइडल सोल है। तो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल है मेरे पास। अब इसमें हमने एक कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इस सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेटिंग एजेंट कहेंगे। जिससे पहले पेप्टाइजिंग एजेंट आया था, तो मैंने क्या कहा, पेशेंस रखो, पहले फिनोमिनन क्या है वो देखो, फिर कंसेप्ट देखो। इस इलेक्ट्रोलाइट के इन्फ्लुएंस में ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये प्रेसिपिटेट हो गए, तो दिस मास इज कॉल्ड कोगुलेटिंग मास और पार्ट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में केटाइन और एनाइन दोनों पोर्शन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में केटाइन और एनाइन दोनों ही पार्ट होते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये एक कोलाइडल पार्टिकल है, इसका ये नहीं, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और सपोज करो एक कोलाइडल पार्टिकल पर +6 चार्ज है, अजम्पशन है, दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल, और इस कोलाइडल पार्टिकल पर +6 चार्ज है। तो जब इस कोलाइडल पार्टिकल पर +6 चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट का जो बेटा नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो मैंने +6 चार्ज अज्यूम कर लिया, और इसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने NaCl यूज किया, तो NaCl में Na+ और Cl- है। मैंने सोडियम सल्फेट यूज किया या मैंने सोडियम फास्फेट यूज किया। जब मैं NaCl यूज करूंगा तो NaCl का क्लोराइड आयन इफेक्टिव आयन हो जाएगा, कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा। बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, क्योंकि NaCl में Na+ और ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। अब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो होगा, इसको Na+ तो न्यूट्रलाइज करेगा नहीं। अब ये सारे कोलाइडल पार्टिकल, इन कोलाइडल पार्टिकल को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, Na+ करेगा कि Cl- करेगा, Cl- करेगा। तो जो इन कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है उस आयन को हम कोगुलेटिंग आयन और इफेक्टिव आयन बोलते हैं। उस आयन को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग आयन और इफेक्टिव आयन बोलते हैं। अब यहां ये क्लोराइड आ जाएगा, यहां ये सल्फेट हो जाएगा, और यहां पर ये फास्फेट हो जाएगा। तो NaCl में क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, NaCl में क्लोराइड आयन कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा, और
सोडियम फास्फेट में फास्फेट आयन कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा, यानी कोगुलेटिंग आयन वो होगा जो इन कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है। अब अगर ये सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन कोगुलेटिंग आयन होगा, एक्टिव आयन होगा, इफेक्टिव आयन होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग नेम दे रखे हैं पर बात एक ही है। ये कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन ही इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए इन नेगेटिव आयंस को हम कोगुलेटिंग आयन, एक्टिव आयन और इफेक्टिव आयन बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ना होकर ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, इफेक्टिव आयन और कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के लिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट आयन इफेक्टिव होगा, कोगुलेटिंग आयन होगा, और वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के लिए इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, इफेक्टिव आयन और कोगुलेटिंग आयन होगा। अब ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो हम इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी एक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl डालते ही इसके जो ये क्लोराइड आयन है ये इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये कोगुलेशन हो गया। सोडियम सल्फेट डाला तो इसके जो सल्फेट आयन है वो इसको न्यूट्रलाइज करते ही ये सब मर्ज होके एक हो जाएंगे। सोडियम फास्फेट डाला तो फास्फेट आयन इन सबको न्यूट्रलाइज करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, -1 है, -2 है, ये -3 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। तो जिस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इफेक्टिव, पावरफुल कोगुलेटिंग आयन होगा। जैसे इसको समझाने के लिए बताऊं, मैंने इस पे +6 चार्ज अज्यूम कर रखा है, देखो तो इस एक कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 6 क्लोराइड आयन चाहिए। इस एक कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 6Cl- चाहिए। और यहां पर इस सल्फेट की बात करूं तो इस एक कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 सल्फेट चाहिए। आप समझ गए, -6 चाहिए तो 3 × -2 -6, 3 सल्फेट पे -6 है, ये 3 सल्फेट मिलके इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देंगे। जबकि Cl पे -1 है तो 6 Cl- चाहिए और फास्फेट 2 ही चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये अकेला अकेले के बराबर है, ये अकेला 2 के बराबर है, ये अकेला 3 के बराबर है, यानी इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है। ये कम में इसके -3 है तो इसके 2 मोल, इसके 6 मोल लेंगे तब जाके इसके 1 मोल न्यूट्रलाइज होंगे, इसके 3 मोल लेंगे तब जाकर इसका 1 मोल न्यूट्रलाइज होगा, इसका 2 मोल लेंगे तब जाके इसका 1 मोल न्यूट्रलाइज होगा। तो सबसे ज्यादा कौन लेने पड़ेंगे, ये। कई लड़ाई हो गई तो हमारे पास जो आर्मी मैन है वीक, अगर वो आर्मी मैन वीक हैं हमारे, हम तो हमारे को ज्यादा आर्मी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे आर्मी मैन एक आर्मी मैन हमारा एक ही आर्मी मैन से लड़ पा रहा है। तो हमको अगर मालूम है कि सामने 100 है तो हमको भी 100 भेजने पड़ेंगे, लेकिन हमारे को मालूम है कि हमारा एक आर्मी मैन 2 जनों को आराम से संभाल लेता है और हमको मालूम पड़ गया वहां 100 है तो हम यहाँ से 50 आर्मी मैन भी भेजेंगे तो भी हम उनको संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे 50 आर्मी मैन है तो एक जना 2 को संभाल लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा एक आर्मी मैन सामने वाले के 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये एक अकेला अकेले के बराबर है, ये अकेला 2 के बराबर है, ये अकेला 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया, ये ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ये कोगुलेटिंग आयन है। तो कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका कोगुलेशन पावर उतना ज्यादा होगा। तो क्लोराइड्स, एक क्लोराइड का, एक सल्फेट का और एक फास्फेट का, किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा है, फास्फेट का, क्योंकि वो अकेला 3 को संभाल सकता है। तो ये अकेला 6 के बराबर है, तो 2 ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल पे +6 है, यानी ये इसमें 6 की पावर है और इसमें एक में 3 की पावर है तो 2 ही लेंगे, और इसमें इसके एक में 1 की पावर है यानी -1 ही है तो ये 6 लेंगे। तो ज्यादा ये भेज रहे हैं, ज्यादा ये भेज रहे हैं, इसका मतलब
इस इंडिविजुअल की पावर कम है इसलिए ज्यादा भेजना पड़ रहा है। तो यहां पर मैं आ रहा हूं, तो देखो आप, मैं लिख सकता हूं वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन क्या हो रही है, इंक्रीज। वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन इंक्रीज होगी, -1 -2 -3 1 2 3। तो मैं क्या लिखूंगा, कोगुलेशन पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन is increase. Coagulation power of coagulating ion is increase. Coagulation value decrease. कोगुलेशन वैल्यू का मतलब जैसे यहाँ 6 है या 3 है या 2 है। मैंने कहा ना, अगर हमारे पास पावरफुल आर्मी है, एक आर्मी में हमारा 3 4 जनों को संभालने के लायक है, तो हम कम आर्मी भेज के ही विनर बन सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पर जो फास्फेट है ये अकेला 3 के बराबर है, तो कम फास्फेट आयन भेजकर भी हम इसको कोगुलेट कर लेंगे। क्लोराइड आयन के लिए तो ज्यादा। तो वैल्यू का मतलब जैसे यहाँ इसका अगर 1 मोल है, इसका हम अगर हमारे पास ये कोलाइडल पार्टिकल 1 मोल है, तो यहाँ 6 मोल NaCl लेना पड़ेगा। तो यहाँ कोगुलेटिंग वैल्यू 6 है। यहां पर ये अकेला 2 के बराबर है, तो हमारे को यहां पर 6 मोल NaCl लेने पड़ेंगे। यहां पर 3 मोल सोडियम सल्फेट लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ NaCl की कोगुलेटिंग वैल्यू 6 हो गई इस केस के लिए। सोडियम सल्फेट की कोगुलेटिंग वैल्यू 3 हो गई इस केस के लिए। सोडियम फास्फेट की कोगुलेटिंग वैल्यू 2 हो गई। तो जितना वैलेंसी ज्यादा होगा, कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, वो पावरफुल ज्यादा है, तो हम कम भेजकर ही कोगुलेशन कर लेंगे। तो जो कोगुलेशन वैल्यू है वो कोगुलेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखो वैलेंसी ऑफ कोगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इससे क्लियर है कि वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। और दूसरा, वैलेंसी ऑफ कोगुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब, ठीक है, और इसका परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्ट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, तो हम 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट के अंदर, सपोज करिए 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट है, तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट, अब कोगुलेटिंग वैल्यू की एक्चुअल डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है वो बता रहा हूं। ये 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट है, तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन सबको कोगुलेट करने के लिए जितने मिलीमोल्स इस इलेक्ट्रोलाइट के लेंगे, these millimoles are called coagulating value of that electrolyte। यानी it is number of millimole of electrolyte, it is number of millimole of electrolyte। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच completely coagulate all the colloidal particle present in 1 liter of colloidal salt। सिंपली सॉल्व भी लिख सकता हूं मैं, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। हम इसको क्या बोलेंगे? ये कोगुलेटिंग वैल्यू हो गई इसकी। तो ऑब्वियसली
उसके मिलीमोल ज्यादा लग जाए, NaCl के मिलीमोल ज्यादा चाहिए तो NaCl की कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। खैर, अब हम हार्टी-शुल्ज़र रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया और ये सिंपल ही है। अब इसके अंदर ये खाली मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसकी लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। तो हार्टी-शुल्ज़र रूल की जो लिमिटेशन है वो क्या है? हार्टी-शुल्ज़र रूल की लिमिटेशन जो है वो ये है कि ना वो केवल वैलेंसी पे ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बेटा? वैलेंसी पे ही बेस्ड है। एक्चुअल में मैं इसको एग्जांपल से इसकी लिमिटेशन एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं यूं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो हम है ना अब इसी एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब मैंने यहां NaCl लिया, अब लिमिटेशन डिस्कस कर रहा हूं। ये तो समझ में आ गया, हार्टी-शुल्ज़र रूल में जिसकी जितनी ज्यादा हायर वैलेंसी होगी वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये तो उसकी बात करेक्ट है, पर उसकी लिमिटेशन क्या है? NaBr और NaI। ध्यान दो बेटा, अब इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जनरली हम बहुत बार, इवन देन टीचर्स भी, हम भी बहुत बार इसकी लिमिटेशन डिस्कस करना भूल जाते हैं। लिमिटेशन देखो, अब जैसे मैंने ये कहा कि मैंने इसमें ये डाल दिया, NaCl डाला, NaBr डाला, NaI डाला, तो यहाँ कोगुलेटिंग आयन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब इस केस में तो बेटा ये हो गया सीधा सीधा कि तीनों ही केस में कोगुलेटिंग वैल्यू सेम है। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है। तीनों ही केस में NaCl, NaBr, NaI तीनों की कोगुलेटिंग वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि इन पे -1 चार्ज है। लेकिन तीनों की कोगुलेशन वैल्यू सेम है, यस सेम है, लेकिन क्या तीनों का कोगुलेशन पावर सेम होगा? नहीं। हार्टी-शुल्ज़र लो, तो हार्टी-शुल्ज़र लो के अकॉर्डिंग चलो, एक मिनट मेरी बात समझना। हार्टी-शुल्ज़र तो बोलता है कि तीनों की कोगुलेटिंग वैल्यू सेम है और तीनों की कोगुलेशन पावर भी सेम है। तो हार्टी-शुल्ज़र लो क्या बोल रहा है? इन तीनों की क्या है? कोगुलेशन वैल्यू सेम है। ये कौन बोल रहा है? हार्टी-शुल्ज़र लो क्या बोल रहा है? तीनों का कोगुलेशन पावर सेम है। ये हार्टी-शुल्ज़र लो बोल रहा है। तो इसमें से ये वाली वैल्यू, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, इसमें से फर्स्ट पॉइंट तो सही है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है। ये वाला रॉन्ग है। कोगुलेशन पावर तीनों की सेम नहीं है। कोगुलेशन पावर तीनों की सेम नहीं है, जबकि हार्टी-शुल्ज़र लॉ ये बोल रहा था कि इनकी कोगुलेशन पावर भी सेम होगी। या ये बोलो कि इसके बारे में वो चुप रहा, कोई डिस्कशन नहीं किया। इन तीनों की कोगुलेशन पावर अलग अलग होगी, क्योंकि कोगुलेशन पावर एक सेकंड फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। वैलेंसी के साथ साथ कोगुलेशन पावर 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कोगुलेशन पावर डिपेंड्स अपॉन, ध्यान देना, कोगुलेशन पावर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, नंबर 2 पोलराइजेशन पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन। पोलराइजेशन पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन। तो फर्स्ट वाला तो किसने डिस्कस कर लिया? हार्टी-शुल्ज़र ने। हार्टी-शुल्ज़र ने ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया। अब देखो, मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा। एक, जिन स्टूडेंट ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल अच्छे से पढ़ रखा है, तो उन बच्चों को तो दिक्कत ही नहीं है कि पोलराइजेशन पावर क्या होता है। ठीक है,
क्योंकि फजांस रूल ने ये कहा था कि पोलराइजेशन पावर से ही कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड होता है। लेकिन मैं सेकंड वाले पॉइंट को, अब जरूर नहीं है कि सारे स्टूडेंट को फजांस रूल लर्न हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप फजांस रूल 11th का पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर आप वापस पढ़ लो अगर आप 12th अपीयरिंग हो अभी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जनरल केमिस्ट्री में इतने ज्यादा काम आते हैं कि इन दोनों के, तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना, तो आप आए दिन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, अरे यार ये तो रटने का है, ये तो कभी कभी क्या आ जाता है। तो ये बातें आपके माइंड में इसलिए आती है कि आपके ये दोनों बेसिक चैप्टर वीक हैं, तो उनको अच्छे से रीड कर लो। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, व्हाटएवर। चलो हम हमारे पॉइंट पर आ जाए। बेसिकली मैं पोलराइजेशन पावर को अलग तरीके से समझा देता हूं। देखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों की इनके साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो अलग अलग होगी। क्लोराइड एक डेफिनेट स्पीड से इससे कंबाइन करेगा, ब्रोमाइड भी करेगा, आयोडाइड भी करेगा। यानी मैं कह रहा हूं इन तीनों की, इनके साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी अलग अलग है। पोलराइजेशन पावर का मतलब आप समझ लो कि टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना जल्दी एक साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो देखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, अब इन तीनों में से आयोडाइड बहुत तेजी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए केटायन का साइज तो होना चाहिए छोटा और केटायन पर चार्ज होना चाहिए ज्यादा। जो छोटा केटायन है जिसपे चार्ज ज्यादा है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरा, जो बड़ा एनायन है उसकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। आप है ना सिंपली समझो, क्योंकि मैं अब ज्यादा डिटेल जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फजांस रूल के अंदर एंटर करना पड़ जाएगा। जो केटायन जितना छोटा है, ठीक है, वो उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या याद रखो बेटा, स्मॉल केटायन फॉर्म मोर गुड। स्मॉल केटायन क्या बनाएगा? स्मॉल केटायन, ये याद रख लो, स्मॉल केटायन और लार्ज एनायन। मैंने ऊपर क्या लिखा है बेटा? स्मॉल केटायन गुड कंबाइनिंग पावर, और इधर लार्ज एनायन की भी क्या होती है? गुड कंबाइन पावर। यानी स्मॉल केटायन बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इधर से अगर एनायन की बात आपसे कोई पूछे कि कौन सा केटायन अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन से केटायन इजीली नेगेटिव आयन से कंबाइन कर जाते हैं, तो आप बोलोगे स्मॉल केटायन। आप क्या बोलोगे? स्मॉल केटायन। यानी स्मॉल केटायन इजीली किसी भी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये केटायन की बात की मैंने, जब केटायन कोगुलेटिंग आयन हो। इसी तरह से लार्ज एनायन की गुड कंबाइनिंग पावर होती है। वो पावर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल ही रहा हूं। लार्ज एनायन की गुड कंबाइनिंग पावर होती है। लार्ज एनायन की क्या होती है? लार्ज एनायन की गुड कंबाइनिंग पावर होती है। तो किसी केटायन के साथ, तो अब आप देख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो क्लोराइड का साइज छोटा है, ब्रोमाइड का और बड़ा है, और आयोडाइड आयन बहुत ज्यादा बड़ा है। ये आयोडाइड आयन, तो आयोडाइड आयन इससे ज्यादा इजीली कंबाइन करेगा। यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो किसकी कौन फास्ट इसको न्यूट्रलाइज करेगा? लार्ज एनायन। लार्ज एनायन किसी भी केटायन को जल्दी न्यूट्रलाइज करके उससे कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो इसका मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों की कोगुलेशन वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन तीनों में अगर मैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों की कोगुलेशन पावर की बात करूं, तो आयोडाइड की कोगुलेशन पावर ज्यादा है। यानी मैंने ऐसे 3 सिस्टम ले लिए, एक में NaCl डाला, एक में NaBr डाला, ऐसे 3 बीकर ले लिए, और एक में NaCl डाला, एक में NaBr डाला, एक में NaI डाला। तो कौन सा, किसमें कोगुलेशन ज्यादा फास्ट हो जाएगा? जिसमें NaI डालूंगा।
बस आप ये याद रख लो, लार्ज एनाइन वाला फास्ट कोगुलेशन करेगा। लार्ज एनाइन वाला अगर वैलेंसी सेम है, इफ वैलेंसी इज सेम, इन दिस केस लार्ज एनाइन, ठीक है मैं लिख देता हूं, इफ वैलेंसी इज सेम, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बन गई बेटा। इफ वैलेंसी ऑफ एनायन नेगेटिव आयन इज सेम, इफ वैलेंसी ऑफ एनायन नेगेटिव आयन, जो कि क्या है, कोगुलेटिंग आयन है, वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग एन आयन कर देते हैं। इफ वैलेंसी ऑफ negatively charged coagulating ion is fixed, remain same, but ions are different, in this case larger anion have more coagulating power। If valency of negative charge coagulating ion is remain same, जैसे यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये जैसे क्या हो गया यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब इन तीनों केस में क्या हो गया, valency of negatively charged coagulating ion is remain same, but ions are different, chloride, bromide, iodide। In this case large anion have more coagulating power। और अगर इसी का उल्टा ले लूं मैं, तो पॉजिटिव हो तो फिर छोटा वाला, पॉजिटिव हो तो अब इसका उल्टा, अगर अब समझना, अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल होता तो हम तब वो पॉजिटिव वाला हो जाता, और वो जब वो पॉजिटिव वाला हो जाता तो अगर मैं यहाँ अब क्या ले लूं, पॉजिटिव चार्ज की जगह बेटा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ले लूं। क्या ले लूं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ले लिया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज है इन पे, अब इन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये सारे कोलाइडल पार्टिकल क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हैं, तो देखो अब इस केस में कोगुलेटिंग आयन कौन सा हो जाएगा। अब यहां पर ये वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर ये हो गया नेगेटिव, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी क्वेश्चन करने के लिए। अब यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 3 ले लेता हूं फिर, सेम वैलेंसी वाले, LiCl ले लिया, NaCl ले लिया, KCl ले लिया, तो यहां कोगुलेटिंग आयन कौन सा हो जाएगा, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। तो Li प्लस ज्यादा अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो if valency of positively charged coagulating ion is remain same, ठीक है, यानी Li प्लस, Na प्लस और K प्लस, ये हो गए हमारे coagulating ion। if valency of positively charged coagulation ion is same, ये ion लिखना भूल गया था मैं, coagulation ion is same but ions are different। देखो ions क्या है, but ions are different। valency of positively charged coagulation ion is same but ions are different। in this case smaller cation, in this case smaller cation have more coagulation power because smaller cation have more polarization power, because smaller cation have more polarization power। अगर कोई रीजन पूछ ले तो
ये फजांस रूल से पावर, रेफरेंस डाल दो ब्रैकेट में फजांस रूल। जिसको फजांस रूल नहीं आता है वो एक बार 11 के मेरे वीडियोस देख ले, फजांस रूल वाला अलग से फजांस रूल मेंशन है। तो केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में चले जाओ, केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ, फजांस रूल टाइप कर लो, आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर केटायन हैव पोलराइजेशन पावर, ये फजांस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी कि Li प्लस Na प्लस, तो Li प्लस का केटायन साइज छोटा है तो वो जल्दी कोगुलेशन करेगा। तो Li प्लस Na प्लस K प्लस यानी LiCl NaCl KCl, फिर कोगुलेटिंग वैल्यू सेम लेकिन कोगुलेशन पावर डिफरेंट। तो आई थिंक आपको ना हार्डी-श्रेजर लॉ की लिमिटेशन भी समझ में आ गई होगी कि वो जैसे Cl माइनस Br माइनस I माइनस का एग्जांपल है, यहाँ Li प्लस Na प्लस K प्लस का एग्जांपल है, और ये इनसाइड द बुक का क्वेश्चन भी है। तो इसका मतलब हमारे को हार्डी-श्रेजर रूल में जो मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन वो किसका मॉडिफिकेशन करना है, ये वाला मॉडिफिकेशन था। ठीक है, तो देखो एक बार मैं रीड करता हूं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, द आयंस कैरिंग द चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल आर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ द सॉल्ट। अब ये पॉइंट आप खुद भी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, जो पढ़ाया वही है। सेकंड पॉइंट है कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन कॉजिंग कोगुलेशन। फॉर एग्जांपल, to coagulating negative salt of the coagulation power of different cation has been found to decrease in the order. A+3 का coagulation power सबसे ज्यादा होगा, Mg+2 का और कम होगा, Na+ का और कम होगा। ठीक है, अगर स्पीड फास्ट लगे तो पॉज करके और इसको ध्यान से रीड कर लो, इस पॉइंट को अभी डिस्कस किया ही है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव है तो फास्फेट ज्यादा पावरफुल होगा, उससे कम सल्फेट, उससे कम क्लोराइड। ये एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस किए। कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोगुलेशन को हम फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट required to bring about the coagulation of 1 liter of a colloidal solution is called its flocculation value or colloidal value। अभी लिखा भी था बोर्ड पे मैंने। What modification can you suggest in the Hardy-Schulze law, यानी उसकी limitation? तो Hardy-Schulze law state that the greater the valency of the flocculating ion मतलब coagulating ion, effective ion added, the greater is its power to cause precipitation। सही है, उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उसका पावर भी उतना ज्यादा होगा। This law take into consideration only the charge carried by an anion, not its size। मैंने देखो अभी साइज की बात कही थी। The smaller the size of an anion, the more will be the polarization power in case of cation, है ना, वो करेक्ट जो मैंने बताया उसको देखना। Hardy-Schulze law can be modify the term of the polarizing power of the flocculating ion। Thus, the modification of Hardy-Schulze law can be stated as the greater the polarizing power of the flocculating or coagulating ion added, the greater is the power to cause precipitation। यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो आयोडाइड बहुत इजीली पोलराइजेबल एनायन है। और इधर से केटाइन की बात करें तो Li प्लस Na प्लस K प्लस, यानी साइज है, केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए, एनाइन का बड़ा होना चाहिए, बस आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, फिर अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, और इसके लिए फजांस रूल आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये जगह एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इट इज एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विथ वाटर बिफोर एस्टिमेशन इन क्वांटिटेटिवली। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है जब हम लैब के अंदर कोई लैब में हम किसी प्रेसिपिटेट से काम करते हैं, यानी हमारा क्या होता है, जिन बच्चों ने लैब में सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से कर लिया है, टेस्ट ऑफ केटाइंस, एनाइंस, ठीक है, तो अपन कुछ भी डालते, जब रिएजेंट डालते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में तो एक प्रेसिपिटेट आता है, तो उस प्रेसिपिटेट को अलग करके उस प्रेसिपिटेट का फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो जब उस प्रेसिपिटेट का फर्दर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रेसिपिटेट को सेपरेट करके उसको वाटर के अंदर अच्छे से वॉश कर लेते हैं। रीजन ये है कि प्रेसिपिटेट सॉलिड है तो वो एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है, तो उसके सरफेस पर बहुत सारी इंप्योरिटी एब्सॉर्बेट हो जाती है, यानी बहुत सारी इंप्योरिटी उसके ऊपर एब्सॉर्ब हो जाती है। यानी कहने का मतलब यही है कि प्रेसिपिटेट के सरफेस पर जो मास एड्सॉर्प्शन के थ्रू जम गया है उसको हटाने के लिए करते हैं।
प्रेसिपिटेट के ऊपर जो मास एड्जॉर्प्शन के थ्रू डिपॉजिट हो गया है उसको वॉश आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे रिजल्ट अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो व्हेन अ सब्सटेंस गेट प्रेसिपिटेट, सम आयंस दैट कंबाइन टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट गेट एड्सॉर्ब्ड, उसके सरफेस पे जम गए, ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट, देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू वॉश द प्रेसिपिटेट बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली in order to remove these absorbed ions or other such impurities। यानी कहने का मतलब प्रेसिपिटेट को साफ करके आगे बढ़ो, कोई भी चीज साफ करके बढ़ेंगे आगे। अब मैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर इमल्शन डिस्कस करूंगा, और इमल्शन जो डिस्कस करूंगा वो इमल्शन, और फिर इमल्शन के बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।